अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लीडिंग फिजिक्स प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज से हम एंट्री टेस्ट का एक सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं और इस सिलसिले को तकरीबन हम 200 लेक्चर तक कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पूरी वन टू ऑल यानी ए टू जेड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फिजिक्स को स्टडी करेंगे। और इसको स्टडी करने से पहले हम ये देखते हैं कि एंट्री टेस्ट की कुछ सीक्रेट क्या है। इसकी मिसाल मैं अक्सर बच्चों को यूं दिया करता हूं कि देखें, एक बंदा है, उसको कहा जाता है कि आप समंदर में गोता लगाएं। तो समंदर में गोता अगर लगाना चाह रहे हैं तो पहले नंबर पर उसको सीखना चाहिए कि तैरना कैसे है। जब वो तैरना सीख जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो समंदर में गोता भी लगा लेगा और तैर कर वो वापस भी आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर आप एंट्री टेस्ट पे ग्रिप हासिल करना चाहते हैं तो कुछ सीक्रेट्स हैं एंट्री टेस्ट के। अगर आप उन सीक्रेट्स को नहीं समझेंगे तो आप पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे, लेकिन इन सीक्रेट्स में आपकी बहुत सी बातें छुपी हुई हैं जो कि हमें फिजिक्स पढ़ने से पहले ये सीखना ज़रूरी है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। देखें, आज का हमारा जो लेक्चर है, इस लेक्चर में जो जो चीज़ें हमने स्टडी करनी है वो चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि प्री रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, यानी कि उससे पहले यानी फिजिक्स स्टडी करने से पहले क्या कुछ हमें रिक्वायर है, किन चीज़ों पे ग्रिप करना ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पर हम ये देखेंगे कि हमारा जो लेक्चर है वो किस अंदाज में चलेगा, लेक्चर का फ्लो कैसा होगा। तो अब सबसे पहले तो ये देखते हैं हम इसके अंदर प्री रिक्वायरमेंट्स क्या है। पहले नंबर पर स्टूडेंट्स ये देखें, जब एक बच्चा बैठा होता है रूम में, एग्जाम सेल में एग्जाम दे रहा होता है, तो उसको दो चीज़ों का सामना होता है। पहले नंबर पर उसको इस चीज़ का सामना है कि उसने एमसीक्यू भी कवर करनी है, और दूसरे नंबर पर उसको इस चीज़ का सामना है कि वो जो एमसीक्यू उसने की हैं वो विद इन टाइम कवर हो जाए। ये दो चीज़ें हैं जिनसे उसकी लड़ाई होती है उस बच्चे की, और बच्चा उस एग्ज़ाम सेंटर में इन दो चीज़ों से लड़ रहा होता है। अब कुछ हद तक उसको ये भी आता होता है कि मुझे एमसीक्यूज क्लियर हैं, यानी कि उस बच्चे को एमसीक्यू आती होती हैं, लेकिन वो विद इन टाइम नहीं कर सकता। अगर मैं आपको एक एमसीक्यू की बात करूं तो वो कम से कम किसी भी किस्म का एंट्री टेस्ट ले लें तो किसी भी किस्म के एंट्री टेस्ट में एक एमसीक्यू तकरीबन ये आपके पास 54 से 60 सेकंड टाइम लेता है। यानी कि जो उनकी कमिटेड टाइमिंग होती है उस टाइमिंग के मुताबिक 54 से 60 सेकंड होते हैं, जिसमें एक बच्चे को एक एमसीक्यू हल करना होता है। और इसमें कुछ एमसीक्यू 20 सेकंड 10 सेकंड में भी हल हो जाते हैं। कुछ एमसीक्यू हैं जो 54 से 60 सेकंड तक हल होते हैं और कुछ एमसीक्यू इससे ऊपर भी टाइम ले जाते हैं। अब इसी टाइम मैनेजमेंट को सीखने के लिए हमें ये प्री रिक्वायरमेंट चीज़ें सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले नंबर पर देखते हैं कि प्री रिक्वायर्ड चीज़ें क्या हों। तो आपको हैरत भी होगी और आप कहेंगे कि सर हमें एंट्री टेस्ट पढ़ाने के बजाय बच्चों वाली चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन बिलीव मी कि ये चीज़ें सीखना ज़रूरी है ताकि आपको एंट्री टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट करना आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें 1 से 20 तक टेबल आनी चाहिए, यानी कि आप 1 से 20 तक जितनी भी टेबल हैं उनको तैयार कर लें। यानी कि जब हम वहाँ बैठे हैं, एक बच्चा बैठा हुआ है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो वहाँ बैठकर ये कहे कि 8 9 10 72 होता है, वो उसको मल्टीप्लाई करना सीखे। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये देखे कि 13 8 द 104 है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो वहाँ बैठ कर ये देखे कि 15 4 द 60 होता है। तो इसलिए हमें 1 to 20 तक जितनी भी टेबल्स हैं सारी की सारी टेबल्स फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। तो ये एक पहला स्टेप है, इसको मेमोराइज कर लें। इसकी मेमोराइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि 1 से 20 तक कम से कम 1 से 20 तक जितनी भी वैल्यूज हैं उनके स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स करें। क्योंकि ये एस्टिमेशन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। यानी जब हम किसी भी चीज़ की एस्टिमेशन करते हैं यानी अंदाज़ा लगाते हैं, तो अंदाज़े लगाने में स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। यानी कि आप ये सामने आपको नज़र आ रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि 6 का स्क्वायर कितना है। सपोज 36 है तो इसका स्क्वायर रूट कितना है, ये फिंगर इस पे आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। इसका 2.449 है। इस तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि 13 का स्क्वायर होता है 169 और उसका स्क्वायर रूट कितना है 3.606 है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 17 का स्क्वायर रूट क्या है 289 और इसके स्क्वायर 289 है और स्क्वायर रूट 4.123 है। तो ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पर करनी है, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अब इसी एस्टिमेशन को मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। फर्ज करते हैं कि मेरे पास एक वैल्यू है 172
अंडर रूट। मैं आपको कहता हूं कि 172 का स्क्वायर रूट निकाल के दें। आप 172 का स्क्वायर रूट अगर निकालें तो सोच में पड़ जाएंगे, आप कहेंगे कैलकुलेटर चाहिए। लेकिन ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें तो हमें पता है, हमने पीछे अभी पढ़ा है, टेबल में मैंने अभी आपको दिखाया कि 13 का स्क्वायर कितना होता है जी। 13 का स्क्वायर है हमारे पास, ये देखें आपको यहाँ नज़र आ रहा है, 13 का स्क्वायर 169 है। और अगर 169 का मैं स्क्वायर रूट लूं तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। अब जरा इस वैल्यू पर आए तो ये जो हमारी वैल्यू है ये तकरीबन 169 के लगभग है। तो क्यों ना मैं जरा एस्टिमेट कर लूं, 172 की बजाय 169 का अंडर रूट देखूं तो मुझे पता है कि 169 का अंडर रूट 13 के बराबर है। अब इनके अंदर थोड़ा सा गैप है, यानी इस वैल्यू में ये 169 है उससे थोड़ी सी छोटी है, मतलब इसका जवाब अगर 13 है तो अंडरस्टूड है कि इसका 172 का जवाब 13 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो ये एक एस्टिमेशन हो गई। तो जिस तरह अभी स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स मुझे पता थे तो मैंने ऑटोमेटिकली बगैर किसी कैलकुलेटर के ये कर लिया है। तो इस तरह की एस्टिमेशन स्क्वायर और स्क्वायर रूट से इजीली हो सकती हैं। तो आपने 1 to 20 स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स को मेमोराइज करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट है जी कि राउंड ऑफ एंड अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स आनी चाहिए आपको, यानी आपको वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करना आना चाहिए, आप वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट भी कर सकें। सपोज मैं एक आपको वैल्यू देता हूँ, ये ऐसी वैल्यू आ जाती है आपके एमसीक्यू सॉल्व करते हुए तो आप परेशान हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको पता नहीं कैसे सॉल्व किया जाए। तो अब इसमें इसको सॉल्व करने की दो टेक्निक अगर मैं आपको यूज़ करके इसको सॉल्व कर दूँ तो विद इन नो टाइम बगैर किसी कैलकुलेटर के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल लें, पहले इसको मैं राउंड ऑफ टेक्निक इस्तेमाल करके हल कर लेता हूँ। सपोज राउंड ऑफ टेक्निक क्या है, राउंड ऑफ टेक्निक में ये बताती है कि अगर वैल्यूज को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो अगर वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी तो जो प्रीवियस वाली वैल्यू है, पहली वैल्यू को राउंड ऑफ कर दें तो जो प्रीवियस वाली वैल्यू है उस प्रीवियस वाली वैल्यू को हमने क्या करना होगा, पहली वैल्यू राउंड ऑफ और प्रीवियस वाली वैल्यू में 1 का इजाफा कर दें, यानी 1 ऐड कर दें, 1 इंक्रीज कर दें। सपोज यहाँ पर ये 9 है तो 1 इंक्रीज करें तो 9 खत्म हो जाएगा, तो ये 2 की जगह 3 आ जाएगा। अब अगेन हमें पता है कि अगर वैल्यू 5 से छोटी हो राउंड ऑफ टेक्निक में तो हमें नो चेंज, यानी कोई ऐड नहीं करना पड़ता, नो चेंजिंग, चेंजिंग इसके अंदर कोई भी नहीं करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके अंदर ये देखें आपको यहाँ नज़र आ रहा है 87, तो अब इसमें कोई चेंज नहीं आई, इट्स मीन 2 और 9 राउंड ऑफ हो गए तो बाकी बच गया 87, तो मैं इसको एज इट इज़ 87 ले लेता हूँ, ये राउंड ऑफ हो गया। सिमिलरली इस वैल्यू को देखें, ये वाली वैल्यू भी वैसे ही राउंड ऑफ हो गई, 4 5 से छोटा है नो चेंज, इट्स मीन कि 3 ऐसे रहने दें, और 3 5 से छोटा है नो चेंज, ये 2 राउंड ऑफ हो गए 29 बन गया। तो अब देखें अगर मुझे राउंड ऑफ टेक्निक आती है तो मैं ऑटोमेटिकली इसको मैंने 87 बना लिया और इसको मैंने 29 बना लिया, और ये 10⁻⁻5 ऊपर चला गया, ऊपर जाकर ये 10⁻5 मिल गया और ये 10⁻8 पहले से मौजूद है। अब क्या करते हैं, अब इसमें इसको मज़ीद इसमें अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। एनी हाउ पहले ये बेस से मैं पावर ऐड होंगी तो 10⁻13 हो जाएगा। अब अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक क्या है, अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक ये है कि आप क्या करें, 87 को 29 से डिवाइड करें, मुश्किल काम है। तो मैं अगर इसको अप्रॉक्सीमेट करूं, 87 को अगर मैं 90 बना दूं और 29 को मैं 30 बना दूं तो इजीली मैं इसको काट कर 3 बना सकता हूं। तो यहाँ से वाज़े हो गया कि मैं इनको बढ़ाकर इजीली काट कर 3 बना रहा हूं। तो मैंने इंक्रीज़ किया था वैल्यू, जवाब भी 3 आया था। इससे मुझे एक बात वाज़े हो गई कि अगर मैं इंक्रीज़ ना करता तो मेरा जवाब 2 पॉइंट समथिंग के अंदर आता है। तो ये राउंड ऑफ और अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक से मैंने उसको बगैर किसी कैलकुलेटर के सॉल्व कर लिया। तो ऐसी टेक्निक भी आपको इस्तेमाल करना है। सिमिलरली नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन पे कमांड होनी चाहिए, यानी बाज़ औक़ात हमें फिज़िक्स में 10 की पावर्स के साथ भी खेलना पड़ जाता है। 10 की पावर्स में हमें वैल्यूज़ दी गई होती हैं, या 0 की वैल्यूज़ में बहुत बड़ी लेंथ में वैल्यू होती है, हमें उसको अगर 10 की पावर में डील कर लें तो ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। मिसाल लेते हैं, सपोज कि इस तरह की वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे देखें यहाँ आपको ये वैल्यू नज़र आ रही है, तो 3 के आगे 9 डिजिट्स मौजूद हैं। अगर मैं यूं करूं कि 3.3 कर लूं तो ये देखें ये 9 डिजिट्स हैं, तो मैं इसको 10⁻9 लिख सकता हूं, यानी कि अगर
इसका एक सिंपल सा तरीका है, साइंटिफिक नोटेशन का एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि जिस वक्त आप, ये हमारे पास होती है राइट साइड और ये वाली हमारे पास है जी लेफ्ट साइड। जिस वक्त आप इधर ये राइट साइड टू लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो राइट साइड टू लेफ्ट साइड जाते हो आपको 10 रेज़्ड पावर पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ 9 डिजिट्स के बाद मैं इशारे लगा रहा हूँ तो 10 की पावर 9 ले ली। सिमिलरली आपको ऐसी वैल्यूज़ भी नज़र आ जाती हैं जिसमें इशारिया ऑलरेडी अवेलेबल होता है, लेकिन आपको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स तक जाना होता है, इतनी बड़ी वैल्यूज़ को ख़त्म करना है। तो फिर क्या करना होता है, हमें फिर इशारे को इस तरफ को मूव करवाना है और इधर मूव करवा के 8 पॉइंट करना होगा। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को काउंट करें तो यहाँ 9 वैल्यूज़ हैं और अब यहाँ इशारे को लेफ्ट टू राइट मूव कराया जा रहा है और आपको पता होना चाहिए कि जब वैल्यू लेफ्ट टू राइट मूव करती है तो उस वक्त 10 रेज़्ड पावर नेगेटिवली जाती है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन पे भी आपको कमांड होनी चाहिए। उसके बाद फिर इसका बेनिफिट क्या होगा, इस बड़ी वैल्यू को अगर हम 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 की पावर्स को डिवाइड करना या काटना या उनकी पावर्स को ऐड करना आसान हो जाता है, यानी इससे हमारा टाइम बच जाएगा, यानी इट सेव्स टाइम बिकॉज पावर कैंसिल आउट इजीली, पावर को इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं और यहाँ से टाइम भी बच जाएगा। तो ये हमारा चौथा पॉइंट है। 5वें नंबर पर आपने क्या करना है, 5वें नंबर पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। कैसे, कि आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री पर क्या है, या यानी डिग्री की शेप में या रेडियन की शेप में क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री और साइन π/6 पर क्या है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन 45 और साइन π/4 यानी इन पर क्या है वैल्यूज़। तो नॉर्मली जो हम टेबल याद करते हैं उसके अंदर तो ये होता है कि साइन 0 डिग्री पर 0 और इस तरह साइन 30 यानी π/6 पर 1/2 करते हैं और 45 डिग्री पर 1/2 अंडर रूट लिया करते हैं। और इसी तरह अगर मैं बात करूं तो साइन 60 डिग्री पर हम लिया करते हैं ये 3/√/2 और सेम इसी तरह साइन 90 डिग्री पर 1 लिया करते हैं। बहरहाल इसको आप इशारे के शेप में भी आपने याद रखना है। साइन 0 पर 0 होता है, साइन 30 पर 0.5 होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन 45 डिग्री पर 0.707 होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री पर 0.80 होता 866 होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री पर वैल्यू उसकी 1 है, अप टू सो ऑन। तो ये टेबल आपके सामने, इस पूरी टेबल को आपने मेमोराइज करना है। इसमें आपने साइन की, कॉस की, टेन की और कॉट की और कोसिकेंट की और सीकेंट की वैल्यूज़, और कम से कम आपको साइन, कॉस और टेन, ये 3 जो नंबर्स हैं ना, इन 3 नंबर्स की आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ये बात माइंड में बिठा लें। क्लियर है बात। तो इसमें अब अगर उस तरह की टेक्निक आपने इस्तेमाल नहीं करनी तो ये टेक्निक अंडर रूट की शेप में भी आप इसको याद कर सकते हैं। सिमिलरली ये तो था कि 0, 30, 45, 90, 120, 135 और 150 और 180 तक। सिमिलरली एक और टेबल मैं शो कर रहा हूँ। इस टेबल में आपने जस्ट 180 तक नहीं बल्कि 360 तक यानी 2π तक वैल्यूज़ को याद करना है। तो ये वैल्यूज़ आपके सामने अवेलेबल है और इसके मिडल वाली वैल्यूज़ भी इसमें गिवन हैं। जैसे देखें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, ये तमाम तर वैल्यूज़ आपने कम से कम साइन, टेन और कॉस के लिए ज़रूर याद रखनी है। ठीक हो गया। तो ये वैल्यूज़ याद जब कर लेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन निहायत आसान हो जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है कि हमें वैल्यूज़ के साथ भी खेलना आना चाहिए, यानी आप को किसी भी किस्म की वैल्यूज़ दे दें, इवन के डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यूज़ भी हों तो उनके भी आप इजीली खेल सकते हो। मिसाल ले लेते हैं ये। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके घर में कोई छोटे बहन भाई होंगे, उनकी बुक्स उठाएं, छोटी चौथी, पाँचवीं, छठी की बुक्स में ये चीज़ें अवेलेबल होंगी, वहाँ से उठाकर कोई वैल्यूज़ लेकर उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो ये प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाएगी, यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसलिए अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि आपको एक वैल्यू ऐसी दे दी जाती है, उस वैल्यू में आपको कहा जाता है कि फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक सॉलिनॉइड है और उस सॉलिनॉइड को हमने क्या कर दिया, इस सॉलिनॉइड को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। सपोज ये हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी के साथ सॉलिनॉइड को कनेक्ट किया गया। ये एक सपोज बैटरी है जी, ठीक हो गया। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इसके साथ कनेक्ट किया है। तो अब सपोज इस साइड पर नॉर्थ पोल बन गया, इस साइड पर साउथ पोल बन गया। कहा यह गया है कि बैटरी गुजारने पर इसमें से जो करंट गुजार रहे हैं वो 5 एम्पेयर करंट है और इसकी जो नंबर ऑफ टर्न है वो 1000 टर्न है। बताएं इस
इस यानी सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना पैदा होगा। तो अब उसके लिए हमें फार्मूला पता होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यानी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब इसमें परमिएबिलिटी म्यू नॉट की वैल्यू जो है वो 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷ ये तो कांस्टेंट नंबर है, इसको तो आपको वैसे ही याद करना होगा जब ये टॉपिक आएंगे। उसके बाद n की जगह 1000 आ गया और i की जगह 5 लगा दिया। अब इस वैल्यू को अगर सॉल्व करें, बाहर ऐसा लग रहा है कि ये वैल्यू बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेक्निक इस्तेमाल करें तो ये वैल्यू बड़ी आसान है। अगर मैं इसको यूं लिखूं, B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ये इस साइड पर हमारे पास 4 अवेलेबल है और इस साइड हमारे पास 5 है, तो 4 5 20 और पाई की वैल्यू होती है 3.1428। मैं 3.1428 की बजाय मैं इसको अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक यूज करके 4 लिख देता हूँ, यानी कि उससे थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 है और 10⁻3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देखें तो ये इजीली 4 to the 8 यानी कि आपने 80 कर लिया। अब चूंकि हमने 3.14 में थोड़ा सा इंक्रीज किया था, यहाँ से अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक से समझ आ रही है कि इसकी जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 79 पॉइंट समथिंग के लगभग जवाब आ रहा होगा। तो इस तरह हमने बगैर किसी कैलकुलेटर के अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हुए और इनकी वैल्यूज़ को देखते हुए सोल्यूशन निकाल लिया। तो इट्स मीन आपको ये सारा सोल्यूशन इस तरह से करना आना चाहिए और इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक हो गया। इतनी प्रैक्टिस करें कि विद इन नो टाइम इस वैल्यू को देखते ही आप देख लें कि ये वैल्यू हल किस तरह की जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने ये देखना है कि इसमें नेक्स्ट अच्छा, तो नेक्स्ट उसके बाद आपको इस चीज़ पे भी कमांड होनी चाहिए कि पूरी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स और सेकंड ईयर की फिजिक्स में जितने भी यूनिट्स और डायमेंशंस दी गई हैं उन तमाम यूनिट्स और डायमेंशंस पे भी आपको ग्रिप होनी चाहिए। मसलन कि आपको उसके अंदर ये पता होना चाहिए, आपने एक टेबल बनानी है, टेबल बनाने के बाद यानी कि उस टेबल में आपने एक साइड पर लिखना है जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स से बात करूं तो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स से रेडियंस टू रेडियंस से आप स्टार्ट ले लें और एंड तक आप चले जाएँ सेकेंड ईयर की फिजिक्स चैप्टर नंबर 21 तक। उसके अंदर आपको अब्जॉर्ब डोज वगैरह और रेडिएशन वगैरह के यूनिट्स और ये सारी चीज़ें नजर आएंगी। तो वहाँ तक आप हर चैप्टर को तरतीब से कंटिन्यू करें। तो उसके अंदर क्या करना होगा, इस साइड पर यानी एक साइड पर आपको नंबरिंग बनानी है, नंबरिंग लिखनी है। उसके बाद दूसरा ब्लॉक बनाना है फिजिकल क्वांटिटी का, तीसरा ब्लॉक बनाना है आपने उसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला लिखना है, चौथा ब्लॉक बनाना है उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला लिखने के बाद उसके ऐसा यूनिट लिखना है। ऐसा यूनिट लिखने के बाद चौथे ब्लॉक में आप उसके बेस यूनिट्स लिखने हैं। बेस यूनिट्स के बाद आपने एंड पर उसकी डायमेंशन लिखनी है। इस तरह ये पूरा काम आपने करना होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा काम आपको टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, लेकिन बिलीव मी कि एक मरतबा जब आप ये काम कर लेंगे, पूरे फिजिक्स को गो थ्रू कर लेंगे तो आपके लिए एंट्री टेस्ट को फिजिक्स एंट्री टेस्ट को करना आसान हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने ये करना है कि उसके अंदर जब आप ये काम कर रहे होंगे ऑटोमेटिकली आपकी फार्मूला शीट भी बनती जाएगी। हर चैप्टर में जितने भी फार्मूलाई हैं उनके तमाम फार्मूलाई का एक फार्मूला शीट हर चैप्टर का बनाते जाएं, पॉसिबल फार्मूलाई, और कोशिश ये करें कि कन्वर्टेड फार्मूलाई की भी पॉसिबल शीट बनाते जाएं। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपको काम ये करना होगा कि पूरी की पूरी फिजिक्स में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जितने पॉसिबल ग्राफ मिलते हैं आपको, उन तमाम पॉसिबल ग्राफ को आप एक पेज पर लिख लें। और आपको सबसे अहम चीज़ क्या होनी चाहिए, उसके मीनिंग आने चाहिए कि उसका बेसिक मीनिंग क्या है, यानी कि वो बेसिकली तौर पर किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, उसके बेसिक मीनिंग क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये तमाम चीज़ें जब आप कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप तकरीबन यूँ समझ लें कि 50 to 60% फिजिक्स पे कमांड हासिल कर चुके होंगे। ये वो चीज़ें हैं जो कि आप FSC में पढ़ चुके होते हैं और प्रैक्टिस ना होने की वजह से हम इसको पेपर में अटैम्प्ट नहीं कर पाते, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। इन चीज़ों पे आपने फोकस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम कि ये तो वो चीज़ें थी जो कि हमें प्री रिक्वायर्ड थी, MD कैट या ECAT नेस्ट के या नम्स के या ईटा के कोई भी लेक्चर्स किसी भी किस्म के
मतलब किसी भी किस्म के इसके अंदर आपने टेस्ट देना है तो उसके लिए ये प्री रिक्वायर्ड चीज़ें थी। बहरहाल अब हम चल रहे हैं कि हमारे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे, अपकमिंग लेक्चर्स, उनका फ्लो कैसा होगा, वो तमाम के तमाम लेक्चर्स किस अंदाज में आपको मिलेंगे। यानी मेरा अब इससे जो पहला अगला लेक्चर होगा वो अगला लेक्चर किस तरह का होगा। इससे अगले लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अब तक 2006 से यानी कि 2020 तक, यानी कि 2020 तक, 2006 से 2020 तक ई कैट एमडी कैट के अंदर कितनी एमसीक्यूज किस चैप्टर में से पूछी गई हैं। चूंकि मेरा अगला जो लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 12, मैं सेकेंड ईयर से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चैप्टर नंबर 12 में आप ये देखेंगे कि इसमें 2006 से 2012 तक चैप्टर नंबर 12 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं, ताकि इससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा अहमियत का हामिल है एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फिर इससे अगला लेक्चर बनाऊंगा। उस लेक्चर में ये मेरा सबसे अहम लेक्चर होगा। इस लेक्चर पे ज़्यादा फोकस करना है आपने, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करेगा। मैं 12वां चैप्टर जो ही स्टार्ट करूंगा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले एक डिटेल लेक्चर, ये लेक्चर 40 मिनट का भी बन सकता है, 45 मिनट का भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने इसमें डिटेल रिवीजन करनी है पूरे चैप्टर की, चैप्टर नंबर 12 की। और इस पूरे चैप्टर नंबर 12 की रिवीजन के अंदर हम ये देखेंगे जितने टॉपिक वाइज पॉसिबल फार्मूलाई हैं वो भी हम उसमें डील करेंगे, जितने उसके अंदर तमाम के तमाम ग्राफ मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, वो भी हम देखेंगे, जितने यूनिट्स अवेलेबल होंगे वो भी देखेंगे, जितने कन्वर्टेड फार्मूलाई होंगे वो भी हम उसके अंदर पॉसिबल देखेंगे। इससे आपका पूरे एक चैप्टर का गो थ्रू होगा। और इस लेक्चर को आपने जिस वक्त आपके लास्ट डेज होंगे, एमडी कैट या ई कैट के लास्ट दिन होंगे, तो आखिरी दिन में बच्चे को एक रिवीजन चाहिए होती है, और उस रिवीजन में आपको ये मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, जो कि तकरीबन 40 से 45 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर की फुल रिवीजन करा देंगे और इन डिटेल रिवीजन हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा, उस लेक्चर में मैं एक एक टॉपिक लूंगा और उस एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करूंगा, यानी पूरे के पूरे एक टॉपिक को देखेंगे हम। इस पूरे एक टॉपिक में इन डिटेल यानी इसके अंदर जो पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं या प्रीवियस पास्ट पेपर के एनालिसिस करते हुए जो अहम तरीन पूछे जाते रहे होंगे क्वेश्चंस, वो उन सारी टेक्निक्स को हम इसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मुश्किल टाइप के अगर एमसीक्यूज आ भी जाएं तो उनको लेंथी कैलकुलेशन से बच के आसान टेक्निक के ज़रिए किस तरह हल किया जाए, तो उसके लिए हम ट्रिक्स भी सीखेंगे। ट्रिक सीखने के बाद फाइनली फिर हम ये जो भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उस टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अगले लेक्चर में उसकी फुल एमसीक्यू रिवीजन कराऊंगा। हर टॉपिक की तकरीबन हम 30 से 50 के लगभग एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस भी इसकी क्लियर होती जाए। तो इस तरह ये पूरा का पूरा हमारा लेक्चर सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। और अगर आपको ये पूरा लेक्चर सिलसिला अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाला अगला लेक्चर आपको मिलता रहे। प्लस हमें उसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और उस सपोर्ट के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपने वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने तमाम क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करना है जो इस वक्त एंट्री टेस्ट रिपीटर सेशन कर रहे हैं, या वो इस वक्त एंट्री टेस्ट के अलावा भी कंसेप्चुअल वे में स्टडी करना चाहते हैं। तो आप इन वीडियोस को उनके साथ शेयर करें, बस आपने इतना सही काम करना है। उसके बाद सबसे अहम पॉइंट वो ये है कि अब इसका सवाल ये है कि आपको ये पूरी की पूरी वीडियोस का सिलसिला कहाँ मिलेगा। अगर आप मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो यूट्यूब पर अगर सुन रहे हैं तो आप नीचे फर्स्ट कमेंट सेक्शन में जाएं, उस कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करें। लिंक को क्लिक करते ही आप इस पूरी लेक्चर सीरीज़ में चले जाएंगे, उसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फेसबुक पर देखें, ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहे हैं, या फिर आप पहले कमेंट सेक्शन में जाएँ, वहाँ आपको लिंक नज़र आएगा, उसको क्लिक करेंगे। लिंक को क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाएंगे इस पूरे प्लेलिस्ट पर, जहां आपको इसके पूरे के पूरे लेक्चर सीरीज मिलेंगे। तो मज़ीद भी अगर कोई आपको इसमें क्वेश्चन है या अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।